हाँ भाई। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो डील करना है वो डीएनए के साथ डील करना है, जेनेटिक मटेरियल के साथ डील करना है। ठीक है, तो मतलब बायोलॉजी के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए हैं, जिससे हम किसी के भी डिजायरेबल कैरेक्टर ला सकते हैं, अनडिजायरेबल को हटा सकते हैं। ठीक है, अपने वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। जीन थेरेपी का मतलब किसी के अंदर कोई बेकार डीएनए तो उसको हटा सकते हैं, राइट, जो भी बेकार डीएनए होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, जो आईवीएफ होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? सो कैन आई से इट इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और द एनिमल सेल और देयर component also like DNA to generate the product and the services useful for the human being. Am I right? भाई हमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों करना है? बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने से तुम्हें फायदा मिलना चाहिए या नुकसान? फायदा। फायदा। हर कोई वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है। मतलब देखो, अगर वैक्सीन है, बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नहीं, हमें वो नुकसान भी होता है। क्यों? क्योंकि ये वैक्सीन बनेगी तो बेचेंगे उसे, कंपनियां मुनाफा कमाएंगी। अरे तो कंपनियां मुनाफा कमाएंगी तो तुम्हें भी तो वैक्सीन मिल गई ना। अब वो तो बिजनेस है, बिजनेस के नाम से थोड़ी देखना है, हुआ तो फायदा ही ओवरऑल, जैसा भी है। तो इसीलिए अब बायो ये जो वैक्सीन बन रही है ये भी किसका कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा होगा इसका? जेनेटिकल वाला कर रहा होगा, राइट, बायोटेक्नोलॉजी वाला कर रहा होगा। तो इसीलिए जहाँ पे जेनेटिक आ जाएगी वहां पे बायोटेक भी आ जाएगी। तो हमें इन सब कंपोनेंट का यूज क्यों करना है? ताकि हम वेलफेयर के लिए काम कर सकें, टू जनरेट। तो क्या हम सिर्फ सर्विसेज लेंगे, सिर्फ वैक्सीन बनवाएंगे? नहीं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक रोजी काऊ थी, वो एक उसने एक प्रोटीन बनाया था, राइट, जो कि हाँ काफी तो काफी रिच प्रोटीन देते हैं वो। हाँ तो इस तरीके से हम, था। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास तो कंपोनेंट हमने क्या करवाया, टू जनरेट तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ फायदे वाली चीजें हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो भी क्या करता है, वो ज्यादातर जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना, एक्चुअली वो डील करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जैसे तुम मान लो बीटेक इन बायोटेक करते हो, तो बीटेक इन बायोटेक तुम लोग कर सकते हो, पता है तुम लोग बीटेक कर सकते हो सच में। बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ, तुम लोग बीटेक के लिए एलिजिबल हो, बेशक तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ के ग्रेटर नोएडा के जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, और ग्रेटर नोएडा के ही नहीं, जितने मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर तुम्हें बीटेक करनी है, मान लो जिन बच्चों का एमबीबीएस नहीं मिल पाया, ठीक है, और उनको बीएससी भी नहीं करनी, तो फिर वो बायोटेक में चले जाते हैं, बीटेक में। ये जो ऋषि है ना, हमारा ऋषि, जानते हो हाँ ट्वेल्थ हाँ, में, तो ये चल। ऋषि का वीआईटी में हो चुका है, बायोटेक में, बीटेक में। इसके पास मैथ्स नहीं थी, तब भी बट इसका हो गया, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये एमबीबीएस में ही जाएगा। ठीक है, इसको एमबीबीएस में ही जाना है, लेकिन इसने फॉर्म भरा था तो इसका हो गया। यस। सर आपने क्या बताया, ऐसा पता नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया खुद से ही। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम लोग बीटेक के लिए भी एलिजिबल हो, बीटेक भी कर सकते हो तुम लोग बायोटेक के अंदर। हाँ बीटेक हाँ। का मतलब इंजीनियर। तो तुम इंजीनियर, अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो इंजीनियर बन जाओगे। हाँ, डिपेंड करेगा कौन से इंजीनियर बने हो। तो बायोटेक वाले इंजीनियर भी, और फिर आगे जाके एमटेक भी कर सकते हो जब बीटेक कर लोगे तो। ठीक है, स्कोप तो है। देखो ये जो वैक्सीन वैक्सीन वाला है, देखो स्कोप का मतलब क्या है यार, मतलब बीटेक जैसा करते हैं तो ऑफ कोर्स, जैसे कंपनीज जो भी होती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज में क्या मांगते हैं वो, कि तुमको बीटेक होना चाहिए। हम्म। बीएससी वैसी वालों के लिए एलिजिबल नहीं है कोई भी, बीटेक इंजीनियर होना चाहिए, तो उस चीज के लिए तुम एलिजिबल हो। बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको सिर्फ बीटेक से मतलब होता है, जैसे तुम एमबीए भी करते हो ना, तो आजकल जो एमबीए के बाद जो जॉब लगती है, तो आजकल क्या प्रेफर किया जा रहा है, आजकल बीटेक और एमबीए चल गया है। देखा है ना तुम लोगों ने, कि मैं यस। तुम क्या हो कि बीटेक, और बीटेक के बाद लोग एमबीए करते हैं मैनेजमेंट में। तो बीटेक इज जस्ट लाइक कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हर किसी पर्सन के पास। बीटेक नहीं है तो फिर उसको एक नॉर्मल कोर्स मानते हैं। तो या तो देखो, एमबीबीएस कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल है, जिसमें हार्ड वर्क लगता है। तो ऑफ कोर्स अगर तुम हार्ड वर्क कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ मेडिकल लाइन में।
लेकिन अगर तुम्हें एक ऐसा स्टैंडर्ड ग्रेजुएट होना है, एक अच्छी खासा ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए बीटेक बहुत बेस्ट है। और कुछ लोग ही करते हैं, कुछ लोगों को बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि उनको सिर्फ बीटेक की डिग्री चाहिए होती है ताकि वो आगे के लिए एलिजिबल हो जाए और इंजीनियर भी बन जाए, कहने को भी इंजीनियर हो जाए। मतलब मैं ये नहीं, मेरे को तो बहुत बेकार आइडिया लगता है, कहने के लिए नहीं। ठीक है, हाँ एलिजिबिलिटी ठीक है कि आगे तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए इसलिए तुम कर रहे हो, लेकिन ये कहने वाली बात है कि मुझे इंजीनियर लोग बोलेंगे, तो ये चीज तो बेकार है। हाँ, अगर तुम्हें आके कुछ और करना है जिसमें तुम्हें एक स्टैंडर्ड ग्रेजुएट होना है, कुछ अच्छा फील करवाना है, तो इसके लिए बायोटेक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है तुम लोगों के लिए कि कुछ प्राइवेट कॉलेज से ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे बहुत कम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बायोटेक बायो वाले बच्चों के लिए ओपन कर रखा है। तो ये अच्छी बात है यार, तुम्हारे लिए एक ऑप्शन और खुल गया फिर। ठीक है, हाँ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हमारे में, तो ये सच में एक अच्छा ऑप्शन है, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैथ्स वाले बच्चे कभी बायोटेक में इतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको वो बेस ही नहीं होता। उनको फर्स्ट से सेकंड ईयर में तो उनका बेस बनता है। अब तुम लोग 11 12 में इतनी बायो पढ़ रहे हो, तो अब तुमको इतना सब कुछ पता लग गया ना, तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब जिन जो उनके पास मैथ्स थी, जो बच्चे बेचारे से, जैसे मैं बात बताता हूँ अपने डीटीयू की, तो मेरे कॉलेज में बच्चे एंट्रेंस क्लियर करके आए थे जिनकी रैंक बहुत कम होती है ना। जैसे मान लो 24,000 था तो मेरा हो गया था। अब ऐसी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक आती है 26 27। वैसे तो मेरी भी कोई ज्यादा खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करी थी, इंजीनियरिंग तो मैंने ऐसे ही भर दिया था, तो चलो बच गया मैं कैसे भी। तो जिन लोगों ने पढ़ाई करके भी जिनकी 28,000 रैंक आ रही है, 29,000 रैंक आ रही है ऑल इंडिया, तो उन लोगों को बायोटेक लेनी पड़ गई थी। उनको चाहिए नहीं थी बायोटेक। वो कह रहे हम क्यों ले बायोटेक, बायोटेक में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारे पास तो बायो ही नहीं थी, और बायो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पीसीएम वाले बच्चों को कौन सी बायो पसंद होगी। वो तो चलो मेरे पास पीसीएम भी था, तो मैंने देखे थे कुछ वहां बच्चे जो कि एम वाले आ रखे, उनको फर्स्ट और सेकंड ईयर तो फाउंडेशन बनाने में लग गया। उनको ये समझ ही नहीं आता था क्या ये सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या कर रहे हैं हम डीएनए के साथ। उनको डीएनए नहीं दिखते थे। रिकॉम्बिनेंट बाय डीएनए टेक्नोलॉजी की लैब होती है, उसमें पागल हो जाते थे वो, उनको दिखता ही नहीं था कुछ क्या हो रहा है। तो तुम लोगों का तो बेस बना हुआ है यार, तो तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मैं तो कह रहा हूँ यही करो, अगर एमबीबीएस होता है तो ठीक है, बीडीएस में इंटरेस्ट है तो बीडीएस में जाओ, डेंटिस्ट में इंटरेस्ट है क्या, है तो फिर जाओ, वरना कोई बात नहीं, ये तो है ही। यहाँ किसी को देख के लगता है डेंटिस्ट में अच्छा तुम्हें बनना है, वेरी गुड शाबाश। हाय हाय स्टाफ मेरे यहाँ पे दांत थोड़ा सा खराब हो गया, प्लीज मैं आऊंगा, ठीक है, क्लीन करवाने। सर माय अकाउंट ये बताया था ना कि एमफिल हट गया ना, हाँ एम फिल हट गया है, एम यानी फिल। एम फिल तो सबके लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं, मतलब नेचुरल एक फिलोसफी होती है, तो वो हट ही गया है पूरा टेक्नो, वैसे अभी तो लोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, आते हैं तो देखो, अब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत सारी चीजों के साथ डील करती है, तो क्या क्या सर्विसेज तुम्हें मिल सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स तुम्हें मिल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये बायोटेक्नोलॉजी। कैनाई से अगर तुम्हें दो डीएनए को मिला के कोई एक वैक्सीन बनाना है, आजकल देखा है ना वैक्सीन पे काम चल रहा है, तो वो यस क्या करते हैं पर्टिकुलर, अब वो देखो वो भी तो एक एंटी, मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा वायरस दिया जाता है जो कि एटेनुएटेड होता है, मतलब वीक पैथोजन दिया जाता है ताकि एंटीबॉडी बन जाए। तो यस एक सर तो डीएनए का यूज करके भी ये सब बनाया जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बनाए जाते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कि आजकल जीन थेरेपी, मैंने बताया था ना, एक याद है एडेनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी, एक लड़की को हो गई थी जिसका लिम्फोसाइट काम नहीं कर रहा था, जिसका लिम्फोसाइट में, हाँ हाँ ठीक है, तो उसके अंदर एडेनोसिन डायमिनेज की डेफिशिएंसी थी, याद आया। यस सर तो इसका मतलब जीन थेरेपी के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग, जीन थेरेपी, जीन को करेक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए। इसी तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है, आईवीएफ, आईवीएफ देखा है ना, बेबी के लिए आजकल आईवीएफ बहुत चल रहा है। ठीक है, यस सर और हमारे पास क्या है, ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए भी हम यूज बनाते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड, जैसे याद है इंसुलिन, वो कंपनी कौन सी थी, याद आया, एली लिली। तो इलीली एली लिली ने दो चेन बनाई थी, दो चेन का फिर फाइनली क्या बना लिया था उन्होंने, इंसुलिन बनाया था। तो ये सब चीजें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का वाइडर स्कोप तो है ही है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर। नो सर ठीक है, तो ये हमारे पास एक मतलब बेसिक जो टेक्निक यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो हमें देखो, अब ना आगे जाके तुम पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, दो डीएनए है, ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए, ये वाला मान लो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मान लो, और ये वाला थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो हाइट और थिकनेस दोनों ही अगर चाहिए, मान लो गन्ने की खेती में, तो तुम्हें दोनों को कंबाइन करवाना पड़ेगा ना। यस सर। तुमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुम्हें उसकी बॉडी में पहुंचाना है ना, ठीक है, ताकि वो दोनों कैरेक्टर को पोजेस करे, यस और नो। तो तुमने यस एक सर। तरह से ये जीन बना लिया, अब तुम्हें इस जीन को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, और सिर्फ एक ही नहीं, हम बहुत सारे जीन बनाते हैं ऐसे। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निक यूज होती है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, कहना इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब दो कैरेक्टर, मतलब दो डीएनए को जोड़ा जाता है। या मान लो तुम्हारी बॉडी में पहले से ही एक डीएनए है, और मैंने एक नया डीएनए तुम्हारे डीएनए के साथ जोड़ दिया, तो बताओ अब दो डीएनए का मिक्सर बन गया ना, यस सर। एक तुम्हारा अपना और एक नया। तो वो भी तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, ठीक है। और मान लो तुम्हें दो कैरेक्टर चाहिए, तो भी तो हम बाहर बनाएंगे फिर दो डीएनए का, फिर डालेंगे तुम्हारी बॉडी में। अच्छा, ये सिर्फ एक बनाने से नहीं चलता है बात, हमें बल्कि उसके बहुत सारी कॉपी बनानी पड़ती है। तो इसीलिए हमें हमें जीन क्लोनिंग का भी यूज होता है, जीन की क्लोनिंग भी चाहिए होती है। जीन क्लोनिंग, ये जो डीएनए हमने बनाया है यही जीन भी कहलाता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है, और फिर हम उस जीन का ट्रांसफर करते हैं होस्ट के अंदर। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सब चीजें बहुत मोस्ट कॉमन है। तो ये जो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करी है बायोटेक के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो डीएनए को ज्वाइन करवाना, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, दो डीएनए को जोड़ा गया था, दो अलग अलग डीएनए को बना के एक डीएनए बनाया गया था। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किन साइंटिस्टों ने बनाया, तो उनका नाम याद रखना है, फर्स्ट पॉल। फॉल्स। तो फर्स्ट डीएनए जो हमारे पास बनाया है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो ध्यान रखना है, तो हमारे पास फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात आएगी, तो वो कौन से दो साइंटिस्ट थे, कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनली स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ओके, तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये हमारे पास, देखो ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तुम्हारे मतलब मेरे डैड के टाइम की बात है ये 1972 में। तो पहला, क्योंकि बायोटेक एक कोई पुरानी ब्रांच नहीं है, ये एक तरह से नई ब्रांच तुम बोल सकते हो बायोटेक की, ठीक है। तो ये 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। एनी डाउट इन दिस सुकृति अनन्या विदुषी? No, sir. ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कभी कभी जैसे डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो तो तुम क्या बोलते हो कि डॉक्टर साहब पहले जो आपने दवाई दी थी वो तो पहले काम कर रही थी, लेकिन अब ये दवाई काम नहीं कर रही है, तो अब वो दवाई जैसे कुछ लोगों को तुमने सुना होगा कि कोरोना हुआ था लेकिन फिर अब उनको दोबारा से सिम्टम आ गए और वो दोबारा से डॉक्टर के पास गए हैं, तो इसका मतलब कि उनके अंदर जो जो जैसे बैक्टीरिया होता है, तुम बार बार सेम दवाई खाते हो तो कभी कभी उस दवाई से फिर बाद में रिलीफ नहीं मिलता, पहले रिलीफ मिल गया था लेकिन अब बाद में नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम जो होता है ना, तो बैक्टीरिया का डीएनए क्या बन जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एंटी, तो बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। मान लो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है, प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मान लो ये एक प्लाज्मिड है ऐसा, इनका डीएनए ना, मतलब ये जो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। तो ये प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, तो ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है इनके पास। मान लो तुमने पहले एक दवाई खाई, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, तो तुम्हारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया थे, तो कुछ बैक्टीरिया मर गए लेकिन कुछ नहीं मरे। तुमने अगले दिन दोबारा से टेट्रासाइक्लिन खाई, फिर से कुछ मर गए लेकिन कुछ नहीं मरे। अब ऐसे करते करते ना तुम रोज कर रहे हो, तो लेकिन अब तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब अब वो बैक्टीरिया बढ़ कैसे जा रहे हैं टेट्रासाइक्लिन लेने के बावजूद भी, एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी, क्योंकि अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब इनको एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इनको आदत हो गई है इस चीज की, ठीक है।
तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारे लिए अच्छे हैं बुरे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, तुम बैक्टीरिया हो? नहीं, बैक्टीरिया के लिए होता है ये, और ये बैक्टीरिया को बचाता है, तो अगर ये बैक्टीरिया को बचा रहे हैं एंटीबायोटिक से, तो हमारे लिए तो बुरा हो गया ना, कि अच्छा हम दवाई हमारे लिए से पूछा मरेंगे ही आपने। नहीं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड, जो उनको एंटीबायोटिक से बचाता है, मतलब दवाइयों से बचाता है। तो अगर ये बैक्टीरिया की मदद कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारी भी मदद हो रही है इससे? नो सर। नहीं, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे तुम जानते हो कि आजकल मच्छर ऐसे आ गए हैं कि ऑल आउट के ऊपर बैठे होते हैं, और उनको कुछ नहीं हो रहा होता। तुम जितनी स्टाइल से ऑल आउट लगाते हो ना, वो ऑल आउट के ऊपर नाच रहे होते हैं कि अबे जाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उनके पास। अब उनको उस धुएं से एक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो धुएं के ऊपर गोल गोल नाचेंगे कि देखो हम तो उड़ रहे हैं हवा में, क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मैं तो ऑल आउट लगाता तो ऑल आउट के ऊपर ही दो मच्छर बैठ जाते हैं, बताओ, बातें कर रहे होते हैं आपस में, हंस रहे होते हैं हमारे ऊपर। तो क्यों ऐसा, क्या है, वो मर क्यों नहीं रहे? पहले तो मर जाते थे। क्योंकि अब उनके अंदर जो था, अब ये एक ऐसा जीन आ गया जो उनको बचा रहा है उस धुएं से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं वो। ठीक है, यस। ऐसे। ठीक है भाई। यस सर। तो हमारे पास एक प्लाज्मिड में देखो, अब ना इतना हिस्सा है मान लो, जो इनको एंटीबायोटिक से बचा रहा है। मान लो मैंने बोला तुमसे कि इस प्लाज्मिड का ये वाला हिस्सा जो है, ये एक जीन है, और ये वाला जीन इनको टेट्रासाइक्लिन वाली दवाई से बचाता है। मान लो ये वाला एम्पिसिलिन से बचाता है। डॉक्टर तुमको ये सब दवाई लिख के देते हैं जब तुम बीमार पड़ते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है। नाम सुना है ना? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, यस सर। एमॉक्सिलिन, नाम सुना है सब, एमॉक्सिलिन ले लो। तो ये सब एक एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो ये प्लाज्मिड में होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा तुम सबको। यस सर। और ये प्लाज्मिड के अंदर भी क्या है, डीएनए का कंटेंट है ना अपने आप में। तो कहना ही से जो प्लाज्मिड होता है, ये बेसिकली क्या चीज को कैरी करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, उस वाले जीन को कंट्रोल करता है। मान लो अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, तो ये प्लाज्मिड, तो ये उस बैक्टीरिया के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? पूरी बात है। बुरी बात है। क्या? क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा एंटीबायोटिक से। एम आई राइट? यस। तो ये प्लाज्मिड होता है, ऑल्दो हम इस प्लाज्मिड का भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर बेसिकली मान लो कोई इकोलाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो बहुत सारे होते हैं, तो मेरे पास एक इकोलाई का प्लाज्मिड है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने सैल्मोनेला टाइफी लिया, जो तुमको टाइफाइड कर देता है। तो जब हमने सैल्मोनेला टाइफी लिया, सैल्मोनेला के टाइफी के प्लाज्मिड से हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया, और हमने उसे किसके साथ जोड़ दिया? एस्केरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ। तो बताओ उसके अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आ और ये जाएगी। अपने आप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हुआ? हुआ। ये किसने करवाया था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयल ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था? तो इन्होंने कौन से दो डीएनए को मिलाया, कौन से दो प्लाज्मिड? सैल्मोनेला टाइफी और इकोलाई। वेरी गुड। दे कट दी पीस ऑफ डीएनए। कहां से निकाला उन्होंने पहले डीएनए? प्लाज्मिड से। वो भी किसके प्लाज्मिड से? सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइफी। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे। अच्छा, इन प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है क्या? होती है सर। हाँ होती मैं है। ऐसे करके लिख रहा हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, एपीआरबी। ठीक है, अखिल भारतीय राजस्थान परिषद नहीं है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जीन इन द बैक्टीरियम, इन द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम था वो? ये सुकृति। इकोलाई। सर हाँ, इकोला। पहले तो सैल्मोनेला से निकाला ना, सैल्मोनेला टाइप। सैल्मोनेला से निकाल के इकोलाई में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी से, और उसे किससे लिंक कर दिया? इकोलाई। इकोलाई से। लिंक्ड इट टू द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। विदुषी को समझ में आ रहा है? अच्छा, विदुषी है ही नहीं यहाँ पे।
प्यारी प्यारी बच्ची, विदुषी भाई लगता है क्या विदुषी हुआ? सो गई कोई क्या बात हुआ? नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए फाइनली बन चुका है, राइट। फिर हम ना इसे इकोलाई के अंदर ही रहें। मुझे एक बात बताओ, हर किसी की बॉडी के अंदर डीएनए इंक्रीड होते नहीं होते? तुम पहले छोटे बच्चे थे, आज तुम इतने बड़े हो, तो तुम्हारी बॉडी में डीएनए कंटेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। बैक्टीरिया एक ही होते हैं या अपने नंबर बढ़ाते हैं? नंबर बढ़ाते हैं। तो जब वो अपने नंबर बढ़ाते हैं तो उनकी बॉडी में जो प्लाज्मिड होता है वो भी बढ़ता है या वो एक ही रहता है? बढ़ते हैं। भाई बैक्टीरिया अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो अपने प्लाज्मिड को भी तो रिप्रोड्यूस करेगा, तभी तो नंबर बढ़ता जाएगा। एम आई राइट? तो इसका मतलब एक चीज साफ है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो हमने इकोलाई के अंदर डाल दिया था, तो अब वो क्या होगा, फाइनली वो अपने नंबर बढ़ाएगा, अपने बहुत सारी कॉपी बनाएगा उस प्लाज्मिड की, राइट। तो यही स्टेप्स होते हैं जो तुमने मान लो इन दोनों का प्लाज्मिड जोड़ दिया, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, फिर हमने उसी वेक्टर के अंदर रहने दिया, किसके अंदर, इकोलाई के अंदर ही। तो फिर फाइनली क्या होगा, इकोलाई के अंदर क्या उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, यस सर। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है ना, तो उसकी क्लोनिंग होगी, वो नंबर बढ़ाएगा अपने, ठीक है। कैनाई से वो अपने बहुत सारे रेप्लिका बनाएगा, मतलब एक जैसे रेप्लिकास जो होते हैं। यस सर। रेप्लिकास का मतलब बिल्कुल डिट्टो एक जैसा होना, ठीक है। हम ऐसे, क्योंकि हमने एक बना लिया तो हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए होती है ना, मैंने बताया था इमरजेंसी के लिए भी। मान लो अगर एक लॉस हो गया, याद है ना वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम एम्प्लीफिकेशन करते यस हैं, सर। यस सर। एम्प्लीफिकेशन में हम एक नहीं लेते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं पहले, बहुत सारा आता है। कि रिस्क से बच सके। तो जीन क्लोनिंग और हम ऐसे रेप्लिका भी बनाते हैं। तो भाई यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो नो ये सर। सबसे पहला जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया और उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई है, किसने बनाए थे, कौन से तो साइंटिस्ट ने? स्टैनली कोहन स्टैनली कोहेन, कोहन जिसे कोहेन और एंड बोयर भी हर्बर्ट। बोलते हैं, और कोहेन एंड हर्बर्ट। बोयर भी बोलते हैं, जैसे सीटी हाँ। होता है ना, या बी, कोहन। बी और सी तो तुम बोलते हो आपस में, तो याद रखना बोयर एंड कोहेन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, वैसे इसे कोहेन एंड बोयर बोलते हैं, याद रहेगा मेरे मेरे बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना कभी एक चीज और आती है, विदुषी बताएगी। मैंने जीएमओ के बारे में कुछ बताया था, जीएमओ क्या होता है? विदुषी तुम बताओ, अनन्या तुम्हें बता सकते हो, दोनों में से कोई बताओ, एक ही बात है, आजकल तो बहुत मिल गई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। तो जिनका डीएनए चेंज हो जाता है उसे ही तो हम बोलते हैं जीएमओ, राइट। यस सर। जीएमओ का मतलब क्या है, जिनका डीएनए, जैसे मान लो सुकृति का डीएनए चेंज हो गया, ठीक है, या वो स्पाइडरमैन था उसका डीएनए चेंज हो गया था, तो इसका मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा सर। क्योंकि उसका डीएनए हमने जानबूझ के चेंज किया था, या मान लो मकड़ी के काटने से हो गया, तो उनका तो म्यूटेंट बन गया था ना, रैंडम चेंज हो जाता है इसके अंदर, तो इसी को जीएमओ बोलते हैं। तो ये, तो क्या इन्हीं टाइप के एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल भी बोल सकते हैं क्या? यस। यस सोच सर। लो एक बार, हाँ सर। तो बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, एनिमल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब उसका डीएनए जो चेंज हुआ है तो उसके लिए भी 3 स्टेप करने होते हैं, ध्यान रखना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर तुम्हें बनाना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर किसी की भी बॉडी में तुम्हें डीएनए डाल रहे हो, तो तुम गंदा डीएनए डालने की सोचोगे या अच्छा डीएनए डालने की सोचोगे? अच्छा सर। अच्छा नहीं डालोगे? अच्छा सर। अच्छा 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 ठीक। डालेंगे, तो इसका मतलब अच्छा डीएनए डालोगे तो पहले अच्छा डीएनए तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि वो अच्छा कैरेक्टर के लिए जीन कहाँ से लेकर आया जाएगा। तो इसका मतलब पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं वो डीएनए जिसके पास अच्छे कैरेक्टर है। अच्छे कैरेक्टर का मतलब अच्छे जीन, भाई अच्छे जीन होंगे तो अच्छा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे मान लो एक काव है, वो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो वो दूध देती है तो उसके डीएनए में है ना ऐसा, ज्यादा दूध देना, तो हम उसके डीएनए में पहचानेंगे कौन सा वाला जीन उसको ज्यादा दूध के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। फिर वाला कंटेंट हम निकाल लेंगे, वाला जीन, और किसी और में लगा देंगे, मतलब कॉपी बनवा के बहुत सारे उसमें लगा देंगे, राइट। यस सर। अब तुमने ये जीन निकाल लिया, अब इस जीन को मान लो तुम्हें, अब जैसे तुमने एक अच्छी वाली भैंस से ये वाला जीन निकाल लिया, तुम उसकी कॉपी करवा दोगे बहुत सारी, राइट। अब कॉपी करवाने के बाद अब तुम उसे किसके अंदर डालोगे, एक एक ऐसी काव जो बिल्कुल दूध नहीं दे पाती, राइट, ठीक है ना। मान लो उसका दूध बहुत अच्छा है, लेकिन वो दूध इतना सा देती है 2 बूंद, तो क्या कुछ फायदा है? तो इसका मतलब उसकी उसकी गाय के अंदर एक ऐसा जीन डालना है ना, ताकि वो दूध भी ज्यादा दे। अच्छा, तो वो पहले देती ही थी, तो इसका मतलब क्या, मैं उसे होस्ट के अंदर डाल दूंगा,
Yes, होस्ट sir. का मतलब जिसमें जरूरत है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू, कैन आई से होस्ट, जैसे Yes, काओ, sir. जिसमें से जैसे वो इलीली कंपनी थी, तो इलीली कंपनी ने भी एक दो ऐसे डीएनए स्ट्रैंड बनाए थे ना जो ए और बी जीन बनाते हैं। Yes, तो sir. उन्होंने वो स्ट्रैंड किसके अंदर डाले थे पता है? इकोलाई के E. अंदर डाले coli थे। के अंदर. और इकोलाई के डालने के अंदर, और इकोलाई के अंदर प्रोटीन बना और फिर उसको निकाल लेते थे वो लोग। और ऐसे ही करते करते उन्होंने बहुत बड़ी बल्क लेवल पर इंडस्ट्री बना ली थी। बहुत बड़े पैमाने पे होता था ये। तो आज जो इंसुलिन आता है ज्यादातर इलीली से ही आता है। तो वो सब डीएनए स्ट्रैंड डालते हैं बैक्टीरिया के अंदर, मतलब बैक्टीरिया का पूरा यूज किया जा रहा है। ठीक है। Yes, sir. ऐसा ऐसा भी होता है, पता है क्या करते हैं? जैसे मान लो, जैसे कभी भी सांप काट लेता है तो उसकी एंटीबॉडी बनने में तो टाइम लग जाएगा, लेकिन सांप Yes, काटने sir. फिर एकदम से एंटीबॉडी देते हैं ना। तो पता है Yes, वो sir. एंटीबॉडी कहाँ से निकाली जाती है? मान लो एक जानवर है, जानवर को सांप से कटवा दिया। अब हम वो लेकिन वो एनिमल अच्छा है, मरा नहीं, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी नहीं बनेगी एक दो दिन में? बनेगी. तो बनेगी. जैसे एंटीबॉडी बनती है ना, तो उसकी बॉडी में से वो एंटीबॉडी निकाल लेते हैं। क्यों? तो फिर ताकि हम एनिमल पे यूज कर, मतलब ह्यूमन पे यूज कर सके, अगर असली में कोई सांप काटे उसे तो। ठीक है। तो मतलब एनिमल्स का भी हम यूज कर रहे हैं अपनी वेलफेयर के लिए। सर तो एनिमल्स की एंटीबॉडी फिर ह्यूमंस की बॉडी में. हाँ ऐसे सर करने के, अरे एंटीबॉडी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ सेफ्टी वेफ्टी सब चेक करेंगे ऑफ कोर्स। मैंने बताया था ना जीईएसी, जेनेटिकली मॉडी, मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसने तो बोला फिर सेफ्टी में गड़बड़ है फिर सर नहीं कर उस पाएंगे। उस एनिमल में तो फिर एंटीविनोम बनता होगा ना. हाँ हाँ वही कह रहा हूँ मैं, एंटी वेनोम की ही बात कर रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, एंटी वेनोम, ताकि तुम वेनोम से बच सको। क्योंकि सांप के मरने से एकदम, सांप के काटने से एकदम मर सकते हैं ना। अच्छा, अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि बीटी ब्रिंजल जब आया था तो बीटी ब्रिंजल का विरोध करा था लोगों ने, याद है कुछ? यस सर. यस तो सर. विरोध वो क्यों कर रहे थे जरा बताना एक बार। बीटी ब्रिंजल तो अच्छी बात है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। लोग विरोध क्यों कर रहे थे बीटी ब्रिंजल का? मेरे को आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है इसमें। बीटी ब्रिंजल का लोग विरोध क्यों कर रहे थे? डिसएडवांटेज. क्योंकि मैंने बताया था बीटी ब्रिंजल को खाने के बाद वो सेंसिटिव हो गए थे, बीमार पड़ने लग गए थे कुछ लोग। ठीक है। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड तुम कुछ भी खाते हो तो उसका डीएनए एल्टर्ड हो गया है ना। और अगर वो एल्टर्ड चीज खा रहे हो तो तुम सेंसिटिव ज्यादा माने जाओगे ना। तो इसीलिए यस सर। इसीलिए हमने ये अभी होस्ट के अंदर डाल दिया डीएनए। तो अब ऐसा बोला जाता है कि इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस होस्ट के अंदर तुमने डाला है तो वो होस्ट सेंसिटिव होने के चांस है या नहीं है? है. जिस होस्ट के सेंसिटिव, तो बताओ हमें ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? रखना रखना पड़ेगा. पड़ेगा। ऐसा मत करना कि तुमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया उसकी बॉडी में, बात खत्म, जब ये प्रोडक्ट निकालेगी तो हम लेने के लिए आ जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें उसको मर भी सकती है क्योंकि तुमने उसकी बॉडी को सेंसिटिव बना दिया। मैंने एक चीज बताई थी ना, ट्रांसजेनिक एनिमल का हम यूज करते हैं सेफ्टी ऑफ ड्रग के लिए, क्योंकि वो सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर ड्रग से अगर वो नहीं मरा तो हम भी नहीं मरेंगे। बताया था मैंने ये बात। यस सर। तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो तुम इंसुलिन निकालना चाह रहे हो और इंसुलिन निकालने से पहले ही वो मर गई, या मान लो तुम दूध निकालना चाह रहे हो, अच्छा, उससे पहले ही मर गई, तो इसीलिए हमें हाई मेंटेनेंस रखना पड़ता है जब भी हम किसी को होस्ट में डालते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट, इन द होस्ट। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। एंड दी मतलब उसके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए, इस चीज का भी हम ध्यान रख के चलते हैं। तो हमें मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम लोगों को याद रखनी है। ठीक है भाई। तो यस सर. सुकृति, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट हम जितना ही डिस्कशन कर रहे हैं तो सर रिकॉम्बिनेंट, इसमें हम दो डीएनए को मिक्स करके नया डीएनए बनाते हैं वेरी गुड। इसका और उसे मतलब होस्ट की अगर, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो वो जो होस्ट वाला है वो तो हम करेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? बस दो डीएनए को हमें किसी भी तरीके से ऐसा करना है कि एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है। मान लो एक फॉरेन डीएनए है, एक वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब वो यूज होगा कि आगे जाने में तुम्हारी बॉडी में डलवाने के लिए यूजफुल होता है, तो हम दोनों को मिलाएंगे।
जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बड़ा अच्छा होता है, वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया पे बैक्टीरिया की बॉडी में डाल देता है। यस ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर एक जानबूझ के अच्छा वाला डीएनए भी डाल दिया है। ठीक है, मान लो इंसुलिन वाला डाल दिया डीएनए, तो अब बताओ जब वो इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो इकोलाई उस डीएनए का यूज करके प्रोटीन बनाएगी ही बनाएगी, इंसुलिन। बनाएगी सर। ठीक है, तो अब हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर दो डीएनए को मिलाया हुआ ना, एक बैक्टीरियोफेज का खुद का और एक हमने जो अलग डाला है, तो वो रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना? बना। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टूल्स, तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या टूल्स होते हैं? यस पीपल, तो क्या क्या टूल्स होंगे, क्या लगता है? जीन क्लोनिंग हो सकता है। जीन क्लोनिंग, ठीक है चलो। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ऐसा सेल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो डिजायरेबल डीएनए हो। एम आई राइट? मान लो तुमने देखा कि, जैसे मान लो तुमने देखा सुकृति है, सुकृति के अंदर एक सेल ऐसा है जिसकी वजह से उसके हेयर थोड़े लंबे लंबे हैं। मान लो सुकृति के बाल बहुत लंबे हैं, तो एक तुमने डीएनए देखा कि ये वाला डीएनए इसके लंबे बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टूटते नहीं है। तो बताओ वो एक ऐसा सेल हो गया ना इंपॉर्टेंट जिसके अंदर डिजायरेबल डीएनए है। तो तुम वो एक ही सेल काफी है, या तुम एक सेल निकाल के उसके पहले बहुत सारे सेल बनवा दोगे सेफ्टी के लिए? एक सेल निकाल के बहुत सारे है ना, तो एक काम करते हैं, तो इसका मतलब एक सेल का हम कल्चर करवाते हैं। तो सेल कल्चर करवाएंगे, कौन सा वाला सेल जिसमें डिजायरेबल डीएनए है या नहीं है? जिसमें है। तो है सेल सर। की हम कल्चरिंग करवाते हैं, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल बन जाए वो, क्योंकि डीएनए भी बढ़ जाएंगे फिर। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल कल्चर करवाएंगे विद द डिजायरेबल डीएनए। ठीक है, तो सेल कल्चरिंग हम क्यों करवा रहे हैं? ताकि हमारे पास काफी कॉपीज आ जाए उस डीएनए की भी डिजायरेबल, जो है हमारा सेल कल्चरिंग, या सेल कल्चर भी ले सकते थे, डिजायर डीएनए। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, उस डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन भी होते हैं, लेकिन तुम्हें सब जीन थोड़ी चाहिए। तुम्हें तो एक पर्टिकुलर जीन चाहिए लंबे वालों वाला, या तुम्हें तो वो जीन चाहिए जिसके वजह से वो कोई भी पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर हो। तो अब हमें जीन को काटने पड़ेंगे ना, पूरे डीएनए को अलग अलग पोजीशन से। तो काटने का काम कौन करता है, मैंने बताया था? वेरी गुड, तो वो काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर्टिकुलर पोजीशन से काटते हैं डीएनए को, राइट? इसके भी टाइप्स होते हैं, बताऊंगा अभी, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी क्या होते हैं, इसको पर्टिकुलर पोजीशन से काटने में हेल्प करते हैं। भाई एक डीएनए है ना, तो एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन हो सकते हैं ना। मान लो ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, तो इनको यहाँ से काटना भी तो पड़ता है, और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डीएनए। अब मान लो एक डीएनए आ गया, मान लो ये छोटा सा, अब तुम्हें इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी पड़ेंगी। तो इसका भी यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज कॉपीज को काफी ज्यादा कर देता है। ठीक है, फिर अगर तुमने मान लो दो डीएनए को जोड़ने का काम भी करना होगा, याद है ना बोला? डीएनए लाइगेज। यस, डीएनए लाइगेज। याद है ना वो जो फॉक वाला स्ट्रक्चर बना था, यस सर। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। हाँ हाँ। डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म। जेनेटिक्स में यूज ओकाजाकी हुआ, ओकाजाकी ओकाजाकी वाला। फ्रैगमेंट, वेरी गुड। ठीक है, डीएनए लाइगेज का भी यूज होता है। अच्छा वेक्टर चाहिए नहीं चाहिए? अगर मान लो तुम्हें किसी भैंस के अंदर वो लगाना है, तो वेक्टर चाहिए ना, जैसे बैक्टीरियोफेज बताया मैंने बैक्टीरिया के अंदर, तो वो ऐसा वेक्टर का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? तुम्हारे डीएनए को ले जाके बैक्टीरिया में डलवा रहा है। ठीक है, क्या होस्ट भी चाहिए? यस सर। हाँ भाई, अगर बैक्टीरिया का वेक्टर को तो होस्ट चाहिए ही होता है। ठीक है, तो होस्ट, तो ये सब कौन है हमारे, तो ये सब हमारे पास है कुछ टूल्स जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है भाई, यस सर। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मैंने बात करी है ना,
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये ना हमेशा डीएनए के लास्ट में से चीजों को हटाता है। देखो ये डीएनए देख रहे हो ना, तो ये डीएनए के लास्ट वाला पोर्शन ना देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, तो ये हमेशा लास्ट वाले चीजों को हटाता है एक्सोन्यूक्लियस। तो कहना इसे इट रिमूव द न्यूक्लिक, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, एंड वाली साइड पर। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो रैंडमली कहीं पे भी कट लगा देता है। कसाई देखा है, काटता जैसे पूरी तरीके से, तो उसी तरीके से, वैसे मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैं दुकान के बाहर से देखा हुआ है, तो इस तरीके से काटते रहते ना, आवाज आती है टक 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 टक, तो इस तरीके से। जिस दिन से मैंने उनको देखा मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। वेरी गुड सुभाष। तो मेरे पास एंडोन्यूक्लियस दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है विदुषी? विदुषी हाँ सर। सो एक्सोन्यूक्लियस करता है, इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, राइट। तो डीएनए के लास्ट से जो न्यूक्लियोटाइड हटाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जो स्पेसिफिक पोजीशन से क्या करता है, कट लगाता है। एम आई राइट? नहीं आया समझ में किसी को? तो सुकृति कितने टाइप के होते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? दो टाइप के, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? सर वो डीएनए के लास्ट से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करता है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे लिख लें। एक्सोन्यूक्लियस के अंदर लिखो, इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। याद है ना, न्यूक्लियोटाइड का मतलब शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। तो इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। और एंडोन्यूक्लियस कौन सा होता है? So it cut the DNA at specific site, specific position. So it cut the DNA at specific positions. तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक्सो या एंडो? एंडो इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्वीकृति विदेशी? यस सर। इम्पोर्टेंट है एंडो, एक्सो नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये थे हमारे पास कुछ टूल्स, तो ये चीजें याद रखनी है।